हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ये क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी से है। तो आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मीन्स क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री की। मीन्स इस एंशिएंट हिस्ट्री की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, कहीं न कहीं जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमें आइडिया बताती है जो हमारे पास्ट हैं। मीन्स कि कैसे जो हमारा कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ। उसके बाद कैसे स्टार्टिंग में लोग केवल हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने अपने कल्चर को कैसे डेवलप किया, हंटिंग गैदरिंग गैदरिंग से वो कैसे एग्रीकल्चर करने लगे। फिर एग्रीकल्चर करते-करते फिर वो और कैसे बाद में डेवलप होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे इस एंशिएंट हिस्ट्री में। और जो पहले की हमारी सभ्यता थी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो इतनी डेवलप्ड कैसे हुई? क्या रीज़न थे उसके? और जैसे देखिए, जैसे-जैसे आदमी की ज़रूरत बढ़ती है, ज़रूरतें बढ़ती हैं, माँग बढ़ती है, तो वैसे वो अपने लाइफ़ स्टाइल को और ईज़ी बनाने के लिए कोई न कोई तरीका ढूँढता है। तो अपने ल लाइवलीहुड क के लिए कैसे उन उन लोगों ने रिसोर्सेज़ ऑब्टेन किए, क्या-क्या करना पड़ा उन लोगों को। उसके बाद फार्मिंग कैसे उस टाइम फार्मिंग कैसे किए, स्पिनिंग वगैरह, वीविंग या इस सारी जो चीज़ें हैं, वो कैसे इस चीज़ तक पहुँचे। तो ये हमें बताती है हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो इसमें हमको स्कल्पचर्स मिलते हैं या जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनके माध्यम से हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को समझते हैं। उसके अलावा जो उस टाइम के विलेजेस थीं या सिटीज़ थीं या जो किंगडम्स थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और जो मान लीजिए उस टाइम जो किंग वगैरह थे, उनका कैसे वो रूल करते थे और उनके काम करने का कैसा तरीका था, कैसे वो लोगों को ट्रीट करते थे। विलेजेस जो गाँव थे उस टाइम के, जो जो शहर थे उस टाइम के, तो उनका क्या रोल था, वो कैसे मीन्स आज के टाइम से अगर हम देखें तो जो आज के टाइम में जो भी साइंटिफिक चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, उसका कहीं न कहीं जो कनेक्शन है वो हमें अपने पास्ट में ही देखने को मिलता है। जो भी जैसे अगर राइटिंग के फॉर्म में कुछ अवेलेबल है तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है या आर्ट के फॉर्म में अवेलेबल है तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है किसी भी कल्चर के बारे में जानने का, वो हमें मिलता है राइटिंग के थ्रू। अगर हम किसी भी पीरियड की अगर हम राइटिंग या कोई बुक या कोई चीज़ मिलती है, तो उसके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ़ आर्ट से कुछ कलाएँ दी हुई हैं, तो उसके अगर उससे सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ना कि हम उससे उतनी डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस पीरियड का, तो उससे चीज़ें जो रिलेटेड है मतलब उस टाइम की जो चीज़ें हैं, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। और जो आज हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका रूट जो है, क्या उसकी जो जो जड़ है वो पास्ट में है? उसके अलावा मीन्स जैसे कई देखिए इंडिया में कई इन्वेजन्स भी हो चुके हैं, तो जैसे ग्रीक्स आए, आर्यन्स आए, हुन्स आए या टर्क्स आए, तो ये लोग इन्वेड किए इंडिया को। उसके अलावा जब इन्वेड किए तो ये कुछ लेके भी गए, कुछ दे के भी गए। उसके अलावा जो जैसे कि कई रिलीजन का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जैसे हिंदुइज़्म है या बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, तो इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें समझेंगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारा हमारी कंट्री का जो नाम है इंडिया, वो देखिए ये डिराइव किया गया है हिंद वर्ड से, ठीक? तो हिंद वर्ड आता है संस्कृत वर्ड से, इसका मतलब है सिंधु। सिंधु एक संस्कृत वर्ड है, तो यहाँ से डिराइव किया गया है हिंद। तो ग्रीक वर्ड में मीन्स ग्रीक में इंडिया बोलते हैं और जो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज है उसमें हम हिंद बोलते हैं। तो देखिए सिंधु इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो सभ्यता थी उस टाइम की, जो नगरीय सभ्यता थी बहुत डेवलप्ड थी। अगर कंपेयर करें हम जो मेसोपोटामिया की सभ्यता या चाइना की जो सभ्यता थी, उससे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड जो हमारी कंट्री की सभ्यता थी। तो ओ वो सारी सभ्यताएँ जो थी वो सिंधु घाटी के आस-पास जो है सिंधु नदी के आस-पास बसी हुई थी। तो वो सिंधु शब्द से ही जो है ये इंडिया की उत्पत्ति होती है। सिंधु से बना हिंद और हिंद से बना हिंदुस्तान। तो कहीं न कहीं उस चीज़ से ही ये चीज़ डिराइव किया गया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे लैंग्वेजेज़ डेवलप हुए हमारी कंट्री में। मीन्स उस टाइम एंशिएंट टाइम में कैसे लैंग्वेज डेवलप हुए, प्राकृत यूज़ किया जाता था, संस्कृत यूज़ किया जाता और स्क्रिप्ट में ऐसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था। तो कई चीज़ें हमें मिलती है जैसे हमारा जो एपिक्स जो हमारे रामायण है, महाभारत है, वो देखिए कई अलग-अलग लैंग्वेज में जो है वो लिखे गए हैं। तो उससे हमें एक रिलेट करने को मिलता है कि कैसे मीन्स
जो लैंग्वेज है कैसे टाइम टू टाइम ये चीज़ ट्रैवल किया है, उस टाइम से लेके अभी तक जो चला आ रहा है। जैसे अगर हिंदी लिखते हैं तो हिंदी की हम देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं हिंदी लिखने के लिए। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमें और बताती है जैसे वर्ण सिस्टम के बारे में जो आज आज भी वो सिस्टम चला रहा है, जो कास्ट सिस्टम है, वो आज भी चला रहा है। तो ये वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम कैसे डिस्क्राइब किया गया था, कैसे ये शुरू हुआ, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलेंगी। उसके अलावा जो हमारी लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी है, उसके बारे में हम जानेंगे। और जो जैसे देखिए जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे, वो प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखे हुए थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि संस्कृत जो है वो अपना प्लेस एक्वायर कर लेता है, मीन्स वह संस्कृत आ जाता है। और जैसे रामायण हो गई, महाभारत जो एपिक्स लिखे हुए हैं, तो अ, ये सब चीज़ें पढ़ के हमें कुछ न कुछ अपनी इतिहास के बारे में जानने को यहाँ से मिलता है। तो एक चीज़ ये कहा जा सकता है कि देखिए, अगर कोई भी आर्ट है या मीन्स कोई भी आर्ट है, तो उससे हम उतना नहीं जान सकते जितना हम एक रिटन डॉक्यूमेंट से हम जो चीज़ें समझ सकते हैं, वो चीज़ें हमें उतने अच्छे से कोई आर्ट नहीं समझा सकता। हम कोई भी आर्ट देखेंगे तो एक कला को देख के हम सिर्फ़ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे रहा होगा या ये चीज़ वैसे रहा होगा। लेकिन जो रिटन स्क्रिप्ट्स हैं, वो हमको डिटेल एग्ज़ैक्ट में वो जानकारी देते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसी थी या ये कंडीशन उस टाइम ऐसी थी। तो हिस्ट्री में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।